नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम घटना चक्र ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे और ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी और बाकी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सामान्य भूगोल। ये घटना चक्र की भूगोल की पूर्वावलोकन है और इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का भूगोल। और इसमें जो सब टॉपिक है जैसे क्षेत्रफल है, अक्षांश विस्तार है, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश। तो इनमें से हम कुछ टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बाकी टॉपिक हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लगभग इसमें कितने चैप्टर हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखें यहाँ पे 30 चैप्टर भारत के भूगोल में हैं लगभग दोस्तों। और विश्व के भूगोल में भी लगभग आपके 12 चैप्टर हैं। तो इन सब चैप्टर को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो इस वीडियो में हम हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर से हम जो सामान्य परिचय में सब टॉपिक दे रखे हैं इनको देखते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे सोल्व करते हैं एग्ज़ाम में। और पिछले साल के पेपर हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इससे हमें एक तो एग्ज़ाम पैटर्न का पता लगता है, दूसरा दोस्तों फोकस एरिया का हमें इससे पता लगता है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप पढ़ सकते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। और आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से फोकस होकर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ठीक करने की संभावना बढ़ जाती है आपकी। तो आपको आराम से पढ़ना है। मई में लगभग एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स यूपीएससी और पीसीएस का भी। तो पढ़ते हैं वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमें सही बताना है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो हमने ये होल्ड रखा है अभी। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेसिक आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 7वां बड़ा देश है हमारा। तो 7वें नंबर पे हमारे देश का नंबर आता है। और तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया पहले वाला। तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको ऑप्शन में से निकाल दीजिए। जैसे फर्स्ट ए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दो आंसर नहीं हो सकता है। आंसर आपका या तो बी होगा या डी होगा। तो आंसर तक कैसे पहुँचते हैं अब देखिए यहाँ पर। देखिए, दो यहाँ पर है, दो यहाँ है, दो तो आपका करेक्ट हो गया। और आपको पता भी है कि क्षेत्रफल दोस्तों 2.4% है। तो ये राइट आंसर हो गया। देखिए, जो थर्ड स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और आप खुद ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो आपको पता है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मान लीजिए पृथ्वी है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमारे भारत के बीच से गुजरती है। तो दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो है कर्क रेखा के दक्षिण वाला, ये हमारा उष्ण कटिबंध में है। और कर्क रेखा के उत्तर में जो ये वाला हिस्सा है हमारा, वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो थर्ड तो ऑप्शन दोस्तों गलत हो ही जाएगा, तो आप इसको थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, ये वाला हमने हटाया तो आंसर निकल के आया डी। तो इस तरह से हम करते हैं। बेशक आपको फोर्थ स्टेटमेंट ना पता हो, लेकिन आंसर क्या निकल गया अगर आपने थर्ड को भी हटाया, समूचा भारत। और ध्यान से देखना, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत एक्सट्रीम बात वे करते हैं। समूचा भारत यानी कि पूरा भारत। तो दोस्तों, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट वैसे भी लग रहा है अगर आपको नहीं भी पता है। तो अब देखिए, समूचा भारत तो हमारा उस कटिबंध में स्थित नहीं है। आपने जो बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी 6, 7, 8 की या 11, 12 जो भी आपने पढ़ी हो एनसीईआरटी, तो उसमें पहले ही चैप्टर होता है कि हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है और कर्क रेखा के उत्तर वाला जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो उसका राइट आंसर हो गया डी। देखिए, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। देखिए, हमको क्वेश्चन को
अटेम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने की, और ना ही हमें जल्दीबाजी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन की कीमत एग्जाम में बहुत होती है। तो हमको अच्छे से पढ़ना है। हमको जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वह नहीं देखना है, हमें अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देख के, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, तो हमने इसका टारगेट आपको अटेम्प्ट करना सीखना है, ना कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं करना है हमें। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो आपने तो देखा है कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये आपका, यहाँ से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। दूसरा, संपूर्ण भारत का जो अक्षांश विस्तार है, देखिए दोस्तों ये लिखा है यहाँ पे। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री, देखिए उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। आपने देखा, तो कथन 1 और 3 गलत हो गया है। और भारत के स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिक रहता है। तो आपने ये देखा, तो इसलिए आपने देखे यहाँ पे, आपने ये तो राइट हो गया बी वाला, और आपका जो है फोर्थ वाला ये राइट है। और आपको पता है कि हमारा जो मानक समय है 82.5 डिग्री, आपको पता है, देखिए 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हम आगे देखेंगे कि यह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, पिछले साल के क्वेश्चनों को पढ़ने का या उनको सोल्व करने का एक महत्वपूर्ण बेनिफिट ये होता है, एक तो हमें फोकस एरिया का पता लगता है, दूसरा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उन रिपीट पे हमें अच्छे से पकड़ बनानी होती है। जैसे आपने देखा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये देखिए झारखंड पीछे से में पूछा गया है, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां नंबर है। तो राइट आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट है, तो आपको बताना है 5वां सबसे बड़ा देश है, छठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, या डी। तो उसका राइट आंसर हो गया 7वां बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, देखिए ये 4 स्टेटमेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसका जो राइट आंसर है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। तो 1994 में क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था, और इस तरह के क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने की संभावना बहुत ही कम होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? देखिए दोस्तों, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल फैक्चुअल है, और ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। उसका राइट आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमें जो अच्छे क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना है, जो एग्जाम में पूछने की संभावना जिनकी ज़्यादा होती है, उन क्वेश्चन को हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, और जो इसका राइट आंसर है वो डी है। लेकिन भारत में वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको ये बताना है कि जो निम्नलिखित कथन है, ये जो 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, कि इनमें से कौन सा गलत है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये आपका राइट आंसर है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी राइट है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या है वो चीन से भी आगे निकल गया। दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, चीन से भी आगे निकल गया, तो ये स्टेटमेंट में आपको गलत है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये आपका राइट है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये आपका गलत है।
आपको पता है कि सर्वप्रथम हमारे अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात में ल- लगभग 2 घंटे के समय का अंतर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में दोस्तों चीन को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। तो अगर एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आए तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा, आपको चीन को पीछे हमने छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट जो सब सेगमेंट था हमने वो कंप्लीट किया है, जो सेकंड सब सेगमेंट है अक्षांश विस्तार, इसको हम देख लेते हैं। देखिए मैंने एक दो वीडियो में बताया आपको अक्षांश विस्तार हम कैसे यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी पर। देखिए जैसे ये पृथ्वी है आपकी, और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है, और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। और 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री पे यहाँ पे लगभग यहाँ कर्क रेखा होती है, और मकर रेखा दोस्तों दक्षिण में होती है 23.5 डिग्री। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और जो आपकी प्रधान यामांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, वो इंग्लैंड के बीच से निकलती है इस तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, जीएमटी। और जीएमटी के जो पूर्व में होते हैं उसे पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और पश्चिम में होते हैं उसको पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं, और इस सब सेगमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यार, भारत विस्तृत है, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अगर आप बात करें कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, आपको पता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है क्योंकि हमारा प्यारा भारत कहाँ पर स्थित है। अगर आप कर्क रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पर है दोस्तों, उत्तर और पूर्व, अगर हम ऐसे बांटेंगे इसको, उत्तर और पूर्वी, यहाँ पर दोस्तों हमारा प्यारा भारत है। 8 डिग्री 4 उत्तर में से, और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों में, और 68 डिग्री 7 पूरब से, और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य में। तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है, 8 और 37 आपको ये ध्यान में रखना है, और 68 और 97। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। देखिए जो सिक्किम है हमारा, हमारा जो देश का एक राज्य है सिक्किम, कहाँ पर है, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो सिक्किम यहाँ पर स्थित है। जैसे जो नक्शा बनाएंगे हम दोस्तों इस तरह, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसकी रेखा दोस्तों सिक्किम से मिल रही है। तो आप देखेंगे नक्शे में आप देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है। देखिए जो सिक्किम से जो अक्षांश से विस्तार गुजर रहा है तो दोस्तों वह गुजर रहा है राजस्थान के अक्षांश से। तो उसका राइट आंसर है ए। अगला पढ़ते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो 70 पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों जैसलमेर से गुजरती है, और ये कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड जो सब सेगमेंट है वह है भारत एवं कर्क रेखा। देखिए हमने जो ये वाली कर्क रेखा देखी है ये भारत के बीचम बीच से गुजरती है। अब हम देखेंगे जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। देखिए अगर यहाँ से बात करेंगे हम, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पड़ेगा, मैप थोड़ा क्लियर नहीं है ये वाला, तो यहाँ गुजरात पड़ेगा, फिर थोड़ी सी रेखा राजस्थान में है यहाँ पे, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो 6, और ये पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 6 राज्य तो हो गए ये, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और 2 राज्य हैं आपके पूर्वोत्तर भारत के। ठीक है, तो त्रिपुरा यहाँ पर है और मिजोरम इस साइड। तो 8 राज्य। जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत के 2 राज्य इसमें शामिल है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से
कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपको ध्यान में रखना है। और कर्क रेखा के जो उत्तर में ये क्षेत्र स्थित है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ शीत प्लस उष्ण है, ये ठंडा प्लस गर्म है। और जो कर्क रेखा के यहाँ पे दक्षिण में है, ये उष्ण कटिबंध में स्थित है, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? आपने 8 राज्य के नाम आपको ऐसे ही याद रखने हैं। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। देखिए, 8 राज्य कैसे याद करने हैं। देखिए, इनको इसी क्रम में आप याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। गुजरात, राजस्थान। देखिए, यहाँ से गुजरात यहाँ पर है, और राजस्थान। देखिए, जोड़े आप बना सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से आपको याद कर लेना है। देखिए, और ये बार बार रिवाइज रिपीट होते हैं एग्जाम में, और आपको ये बार बार रिवाइज करके ही ये याद होगा। देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, गुजरात से तो गुजरती है, तो ए आंसर है। देखिए, सबसे पहला आपको जो आपको पता हो उसको आप होल्ड कीजिए, उसको पकड़ के रखिए। तो पहला आपका सही है। तो पहला किस में है? देखिए, ए, बी और सी में तो है, लेकिन डी में नहीं है। देखिए, इस तरह से भी आपको आंसर निकाल लेने हैं। तो ए, बी और सी, यानी कि आपका 33% तो काम आपका आसानी से हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, तो आपको उत्तर प्रदेश से तो गुजरती नहीं है। तो तीसरा, थर्ड जो है जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। देखिए, बी में थर्ड है, इसको हटा दीजिए, और सी को हटा दीजिए। देखिए, अपना आंसर निकल गया है ए। तो ए राइट आंसर है। तो ये अप्रोच होती है दोस्तों इसको सोल्व करने की। और हम आगे भी पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो इन राज्यों से तो होकर गुजरती है। तो राइट आंसर होगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, तो मिजोरम से तो गुजरती है, त्रिपुरा से भी, और मध्य प्रदेश से भी। तो राइट आंसर डी होगा, ये सभी। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो आप देखेंगे, राजस्थान है पहले, फिर पहले दोस्तों गुजरात है, फिर राजस्थान है, इस तरह से आपको याद करना है। फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम है। आपको इसी क्रम में याद कर लीजिए। और इन फैक्ट को याद करने का एक अच्छा तरीका यह होता है कि आप एक A4 साइज शीट तैयार कर लीजिए, और सारे फैक्ट, चाहे वे हिस्ट्री के हों, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, या किसी भी सेगमेंट के हों, उनको एक पेपर पर लिख लीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। क्योंकि फैक्ट हम आसानी से भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। तो उनको आसानी से याद करने का सिंपल तरीका यही है कि आप उनको बार बार देखें, रोज देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 4 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो आपको 8 राज्य के अगर नाम याद है, तो झारखंड से होकर गुजरती है, जबकि 3 जो राज्य हैं इनसे होकर नहीं गुजरती है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या ज्योग्राफी की कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए, आपको आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो 8 राज्यों से तो होकर गुजरती है, और बाकी जो है उनसे होकर नहीं गुजरती है। देखो, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इनसे होकर गुजरती है। लेकिन जो मणिपुर है दोस्तों, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और मणिपुर कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? देखिए, ये चार, देखिए, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, और यूपी लोअर सब स्पेशल प्री में पूछा गया है, और यूपी पीएससी जीआईसी में पूछा गया है। और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है ये वाला तो, और ये एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो उसका राइट आंसर है गांधीनगर। आप पढ़ सकते हैं इसको, उसका गांधीनगर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है?
तो उसका राइट आंसर है कोलकाता। तो कोलकाता कर्क रेखा के एकदम निकट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? देखिए, हमने देखा है जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग दो बराबर में बांटता है, तो 23.5 डिग्री उत्तर। देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तर वाला दोस्तों, ना कि दक्षिण वाला। दक्षिण में तो मकर रेखा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा में उत्तर में कौन सा राज्य है? तो जो मणिपुर है दोस्तों, वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा यहाँ पर है हमारी, तो उत्तर में स्थित है। झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, देखिए ये तो बिल्कुल कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, लेकिन इसके कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? मणिपुर। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? देखिए, हैदराबाद, चेन्नई और भोपाल, इन तीन को छोड़कर जो दिल्ली है, यहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है जून के महीने में। क्यों होती है? देखिए, सूर्य के उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब होता है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के दिनों में सूर्य उत्तर की ओर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे बेस्ट विकल्प है। तो आपने देखा है, देखिए हैदराबाद, हैदराबाद, भोपाल और चेन्नई, तो ये तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये दक्षिण भारत में स्थित है, जबकि है ना दक्षिण की तरफ स्थित है, और दिल्ली जो है दोस्तों उत्तर की तरफ स्थित है। और जून की बात की है, जून में दोस्तों सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है। आईटीसी जेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो है हमारा उत्तर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो जो इनमें से जो चार ऑप्शन है, जो जबलपुर है वो कर्क रेखा के सबसे निकट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? देखिए, जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो आपको वह नदी बतानी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो यहाँ पे इस तरह से दो बार काटती है, कौन सी नदी दोस्तों? एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। माही, चंबल और नर्मदा और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, नर्मदा नदी तो दोस्तों सी तो काटती नहीं है, लेकिन जो माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। और कैसे काटती है, अभी मैंने आपके मैप के माध्यम से दिखाया है। जैसे ऐसे ये भारत है और कर्क रेखा से गुजर रही है, तो इस तरह से काटती है ये, कुछ इस तरह से। और ये अरब सागर में गिरती है नदी, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबाती गाड़ी में गिर पड़ती है। तो आपने ये देखा, हमने इस वीडियो में दोस्तों जो चैप्टर चर्चा किया है या कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, अगर हम थोड़ा सा इसको इंडेक्स को देखें, तो सामान्य परिचय पहला चैप्टर हमने क्षेत्रफल को देखा, सब सेगमेंट, अक्षांश विस्तार को देखा और भारत एवं कर्क रेखा को देखा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों इन तीन जो सेगमेंट है, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, इनको देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।